Morning, I welcome you all on my YouTube channel. How is everyone? Everyone is fine and you are revising. As I am just instructing you how you are going to study, how you have to study in class 12th. Please follow my instruction. मेरे instruction को जरूर follow करिए. NCERT पे पूरी तरह से based रहिए. Whatever topic I am just teaching you, few topics out of the NCERT. Then I just tell you that these things are out of NCERT. Clear? So those things only important for other exam, but for your board exam only adhere with your NCERT. उससे बाहर का आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे डेविएट नहीं हुई है. ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अपडेशन बहुत ज़रूरी है. वट एवर असाइनमेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू, सॉल्व ऑल द असाइनमेंट. सारे असाइनमेंट सॉल्व करिए. उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं. इन द प्रीवियस सेशन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि HGP क्या होता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, इसको क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. आजकल की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें भी मैंने आपको जीनोम की इंपॉर्टेंस बताई कि जीनोम के बारे में, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में पता है तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेके बताया था कि देखो, अगर कोरोना जो वायरस है उसकी जो अगर वैक्सीन अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उसके जीनोम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम उसके जीनोम के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसके लिए वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते. सेम एज विद द HGP, ऐसे ही क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको मैंने कल बताया था कि 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 में जाके कंप्लीट हुआ. मैंने आपको ये भी बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारे जीन्स के फंक्शन सब कुछ एकदम 100% पता लग गया, नहीं. ठीक है, लेकिन हमारा जो गोल था, जो हमने गोल सेट किया था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रिवील करनी है, हमें पता लगानी है, एनालिसिस करनी है, वो हमारा गोल 2003 में कंप्लीट हो गया था. लेकिन अभी भी बहुत सारे गोल्स हैं जिस पे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च करते रहते हैं. ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टॉपिक जो HGP में पढ़ाया था आपको प्रीवियस सेशन में, दैट इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. मेगा प्रोजेक्ट था. क्यों मेगा प्रोजेक्ट था, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी. अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो कितनी बुक्स प्रिंट होंगी. ठीक है, और उसके बाद कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, मैंने आपको बताया था 2800 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. बहुत सारी कंट्रीज से 2800 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे. और जो भी डेटा हमें मतलब यहाँ पे मिलेगा, जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको हम कंप्यूटेशनल हाई डिवाइसेस, जो काफ़ी हाई स्पीड डेटा होगा उसमें हम उसको स्टोर करेंगे. तो मैंने आपको बताया था एक न्यू ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस को और बायोलॉजी को कोलेबरेट करके एक नई ब्रांच बनाई गई है जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इस तरह से HGP क्या था, एक मेगा प्रोजेक्ट था. क्यों था, उसका रीज़न ये पता लग गया. नाउ कम टू द मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल हैं, मतलब ह्यूमन को छोड़ के बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सीक्वेंसिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है. अब एक क्वेश्चन आ गया होगा कि इनकी कंप्लीट हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई. देखो, जहाँ पे डेटा ज़्यादा होगा उसको टाइम लगेगा एनालिसिस करने में. आपको पता है ह्यूमन का जो जीनोम होता है, अगर हैप्लॉइड सेल में देखें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं. वहीं पे अगर हम बैक्टीरिया को कंपेयर करें, ईस्ट को कंपेयर करें, सीनोरेडाइटिस डोस्टाना अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, उसको कंपेयर करें, ड्रोसोफिला जिसमें कम क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लांट में राइस और एरेडियाप्सिस. ठीक है, ये दो प्लांट की जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है, हैव बीन सीक्वेंस. तो इनके जीनोम की सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम के पहले क्यों हो चुकी है, क्योंकि इनका जीनोम कंपैरेटिवली ह्यूमन जीनोम से क्या है, कम है. ठीक है, तो डेटा कम होगा तो जल्दी से ही पता लग जाएगा. क्लियर है. अभी जल्दी में नोट कर लो, अभी जल्दी में जो मतलब इंडियन कोबरा है, नाजा नाजा इसको बुलाते हैं, आपको पता है साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन कोबरा नाजा नाजा, उसकी भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है. अभी हाल ही में कंप्लीट हुई थी. आप लोग अपडेट जरूर करते रहा करिए अपने आप को. न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी. और हिंदी न्यूज़पेपर में ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम आती है. ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी एक ले लीजिए और उसको पढ़ा करिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी, आपको नॉलेज भी काफ़ी वाइड होगी. ठीक है, तो उसमें निकला था, मैंने पढ़ा था कि जो इंडियन कोबरा है उसकी भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है. अब देखो उसका बेनिफिट क्या है, स्नेक के जीनोम की सीक्वेंसिंग की बेनिफिट कैसे है. जो एंटी वेनम बनाए
बनाए जाते हैं, आपको पता है जब किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो जो एंटी वेनम बनाए जाते हैं उसमें अगर हम उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में पता है तो हम एंटी वेनम को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हम वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना, इंडियन कोबरा दैट इज़ नाजा नाजा, उसकी भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो नॉन ह्यूमन मॉडल की कंप्लीट हो चुकी है, ह्यूमन मॉडल की लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी 50% बची हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ एचजीपी। अब हम ये तो पता लग गया हमें कि एचजीपी क्या है, एचजीपी अभी कैसे करते हैं, मेथोडोलॉजी वो अभी मैंने आपको नहीं बताई है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट आर द एडवांटेजेस? सपोज इफ़ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, इफ़ वेन एवर एनी प्रोजेक्ट इज़ लॉन्च, तो उसकी कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, यू नो दैट। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हो तो उसमें आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हो, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव लिखते हो, तो ये सब पॉइंट्स बहुत मतलब इम्प्रेशन देते हैं कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हो, और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि केवल लिखना ही होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट को भी बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको भी प्रोजेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस होंगे तभी तो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कभी डिसएडवांटेजेस के साथ कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी एचजीपी इज़ अ प्रोजेक्ट, सो इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं। देखो, नॉलेज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन, जब भी अगर हमें जीनोम के बारे में पता लग जाएगा तो वेरिएशन के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल में जो भी वेरिएशन है कैन रिवोल्यूशनाइज द वेज टू डायग्नोस, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस कर सकते हैं। नॉट ओनली डिजीज़ बट हमारी हिस्ट्री, हाउ वी हैव इवॉल्व, हम में इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एक्यूमुलेट हुए हैं, एवरीथिंग। ठीक है, अगर हम डिजीज़ को डायग्नोस कर लेंगे आएंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में सबसे मतलब क्लियरली नहीं पता होता है कि ये डिसऑर्डर क्यों होता है, तो जब भी हमें पूरी सीक्वेंसिंग के बारे में पता लग जाएगा तो वी कैन डायग्नोस। देखो, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको डायग्नोसिस अगर अच्छे से आपने कर लिया तो उसको आप डील भी, ट्रीट भी अच्छे से कर सकते हो। जब आप डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आप जो है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो डायग्नोसिस के बाद यू कैन ट्रीट एंड इवन प्रिवेंट अ नंबर ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अभी आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ोगे, ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड का जिसको एक ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इम्यूनिटी मतलब डेवलप होती ही नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना कल एक मूवी के बारे में, स्काई स्पिंग, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें इसी एग्जाम्पल को लिया गया है। ठीक है, इसका उस डिजीज़ में इम्यूनिटी जो है वो शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से ही डेवलप नहीं होती है। तो अगर ऐसी ही कंडीशन अगर हमें एम्ब्रियोनल स्टेज में ही पता लग जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको चाइना में एग्जांपल बताया था तो, ठीक है, कि वांग ही जो डॉक्टर थे उन्होंने कपल जो थे एड्स से सफ़र कर रहे थे लेकिन उनकी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उनको एड्स नहीं था, जीन एडिटिंग कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें एचजीपी के बारे में मतलब ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लग जाए तो हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, पहले ही प्री डायग्नोसिस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से आगे क्या होगा। ठीक है, एवरीथिंग वी कैन स्टडी, सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द एचजीपी के, एचजीपी की ये सारी एडवांटेजेस हैं। क्लियर है? नाउ वी विल स्टडी मेथोडोलॉजी। ठीक है, कि एचजीपी देखो परफॉर्म कैसे कराते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप रिसर्च में जाओगे या ऐसी ब्रांचेज में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आप जब लैब आपको मिलेंगी तो आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल ये जान लेना है कि कैसे करते होंगे। ठीक है, मेथोडोलॉजी में हमें ये पता लगाना है, मतलब ये पढ़ना है कि ये जो एचजीपी है मतलब जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे करते होंगे, एलिमेंट्री आइडिया लेना है। देखो, सबसे पहला है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। बहुत नाम पे ध्यान दो, बहुत इजी है, आपको लेसन कभी टफ नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी अटेंटिव हो जाओ। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ESTS। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब ऐसे डीएनए के सीक्वेंस जो अपने आप को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। अब तुम बताओ, ह्यूमन का जो डीएनए होता है क्या फुल डीएनए एक्सप्रेस करता है अपने आप को?
नहीं करता। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि वट एवर डीएनए इज़ देयर, उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें एंट्रॉन और एक्सॉन्स दो सेगमेंट होते हैं। एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं और एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग एरियाज होते हैं। तो ये बताओ, जब डीएनए एमआरएनए में अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसमें एंट्रॉन्स होते हैं कि एक्सॉन्स होते हैं? उसमें केवल एक्सॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए का फुल पाल मतलब फुल डीएनए अपने आप को एमआरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, ओनली 2% और 3% एरियाज ऑन द डीएनए दोज हैव कोड फॉर द प्रोटीन। जिनके पास कोडिंग है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। मतलब हमारे पास जितना भी डीएनए है वो पूरा डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सबसे ज़्यादा हमारे जो डीएनए का पार्ट है वो कौन बनाता है, नॉन कोडिंग एरियाज। और नॉन कोडिंग एरियाज को टेक्निकली बायोलॉजिकली क्या बुलाते हैं, एंट्रॉन्स बुलाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग एरियाज होते हैं, और नॉन कोडिंग एरियाज को क्या बुलाते हैं, एंट्रॉन्स। ठीक है, ये आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रखा है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे मान लो ये डीएनए सेगमेंट है, आपने पढ़ रखा है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्क्रिप्ट। इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। याद आ गया होगा आपको? ठीक है, याद आ गया कि नहीं आ गया? याद आ गया। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में किसको कट कर देते हैं एंजाइम्स, एंट्रॉन्स को कट करके हटा देते हैं। ठीक है, और क्या जुड़ जाते हैं, एक्सॉन्स। ठीक है, तो एक्सॉन्स केवल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम एक मेथोडोलॉजी में क्या कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक ओनली दो सीक्वेंसेस दोज कैन जस्ट एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, मतलब हम डीएनए के उन्हीं पार्ट पे फोकस करें जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अभी मैंने बताया कि फुल डीएनए मतलब पूरा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, केवल कुछ पार्ट हैं जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम केवल उन्हीं सीक्वेंसेस को लेंगे। उन सीक्वेंसेस को कैसे लेंगे, डीएनए को आरएनए बनाने देंगे। सबसे पहले डीएनए को क्या करेंगे, आरएनए बनाने देंगे। जो आरएनए बनाएगा उससे हम डीएनए बना लेंगे। आपको पता है आरएनए से डीएनए बनाना पॉसिबल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, तो जब भी हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे ह्यूमन का डीएनए है, ह्यूमन का जो पूरा डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, किस फॉर्म में, एमआरएनए के फॉर्म में। केवल कौन सेगमेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सॉन्स। इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ऐसे सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हम केवल उन्हीं को टैग करेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमें जो आरएनए मिलता है, जो डीएनए से जो आरएनए मिलता है, हम उससे क्या बना लें, डीएनए बनवा लें। ठीक है, तो इस डीएनए में केवल कौन से पार्ट रहेंगे, एक्सॉन्स। इस डीएनए में केवल क्या रहेंगे, एक्सॉन्स रहेंगे। इसको बोलते हैं सी डीएनए। नोट कर लेना, सी डीएनए मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि पहला मेथोडोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ESTS, फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ऐसे जीन जो केवल अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, उन्हीं जीन पे फोकस करेंगे। समझ में? इसका मतलब है ये जो एरिया है, मतलब ये जो मेथोडोलॉजी है, ये काफ़ी ईजी होती होगी। ठीक है, ईजी इन द सेंस कि हमें सारे डीएनए को तो लेना नहीं है, तो नैरो हो गया, मतलब जो रेंज हो गई वो नैरो हो गई, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज नहीं है, क्योंकि हम कुछ ही एरिया पे फोकस कर रहे हैं जो अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डीएनए से आरएनए बनता है हम उससे डीएनए बनवा लेते हैं। इस डीएनए से हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, इस डीएनए से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो पहली मेथोडोलॉजी क्लियर हो गई। आपके एनसीईआरटी में सेम ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो है सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है एनालिसिस करना, कोई भी डेटा है उसको एनालिसिस करना। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच। व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी ना इन ऑफ दिस टॉपिक, यू विल फाइंड अ वर्ड ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच मतलब आप चलते जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, उसका कोई टर्मिनेशन ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है। क्यों नहीं एंड है? क्योंकि आपको पता है ह्यूमन जीनोम लॉन्ग है। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग पॉलीमर है, मतलब काफ़ी लार्ज जीनोम है हमारा। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो नॉन कोडिंग एरियाज़ हैं। तो इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी टेक ऑल द डीएनए,
वेदर इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और नॉट, चाहे वो एक्सप्रेस करे अपने आप को आरएनए के फॉर्म में, चाहे वो एक्सप्रेस ना करे। हम पूरे डीएनए को ले लेते हैं, समझ में आया, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, ब्लाइंड अप्रोच। भाई सही बात है, ब्लाइंड अप्रोच है ये, हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, मतलब सीक्वेंसिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कब टर्मिनेशन होगा ये आगे रिसर्चर ही जाने जो रिसर्च कर रहे हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन में टू सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे सेट ऑफ जीनोम को सीक्वेंसिंग करते हैं, दैट इंक्लूड्स कोडिंग मतलब एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग मतलब एंट्रॉन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग एरियाज को एक्सॉन्स बुलाते हैं, नॉन कोडिंग एरियाज को क्या बुलाते हैं, एक्सॉन्स बुलाते, सॉरी एंट्रॉन्स बुलाते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस एंड लेटर असाइनिंग फंक्शन टू डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस, बाद में उनके फंक्शन को हम असाइन कर देते हैं। देखो हमारा अभी मैंने बताया ना कि हमारे जीनोम का सबसे जो ज़्यादा पार्ट है, मतलब लार्ज पार्ट है, वो किसका बना हुआ है, नॉन कोडिंग एरियाज़ का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है ना, वो भी नॉन कोडिंग एरियाज़ में ही आते हैं। जब मैं मॉलिकुलर पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जो कोडिंग एरियाज़ हैं बस यही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यही प्रोटीन बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, वो नॉन कोडिंग एरियाज़ भी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज ना कर पाए वो बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट नहीं कर सकता, वो कर सकता है, समझ में। वो अलग बात है कि वो कोई एंजाइम नहीं बना सकता, कोई प्रोटीन नहीं बना सकता, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो इसका मतलब है हमारे जो जीनोम में जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता होगा वो किस में आता होगा, नॉन कोडिंग एरियाज़ में आते होंगे, ना कि कोडिंग एरियाज़ में। क्लियर है, क्योंकि कोडिंग एरियाज़ कम है, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें चेंजेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं सीक्वेंसेस को, फंक्शन को, उनके पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कि ये सीक्वेंस है तो इसका ये फंक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से सीक्वेंस एनोटेशन समझ में आ गया। सीक्वेंस मतलब आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोटेशन मतलब मैंने क्या बताया, डेटा को एनालिसिस करना, उसको असाइन करना, ठीक है। व्हेन यू विल सी द मीनिंग ऑफ एनोटेशन इन द डिक्शनरी, तो आपको यही मीनिंग मिलेगी कि डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को असाइन करना, टास्क असाइन करना, ये सारी इसकी मीनिंग होती है एनोटेशन की, ठीक है। और इसको ब्लाइंड अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें पूरे जीनोम को ले लेते हैं, वेदर इट इज़ कोडिंग एरियाज और नॉन कोडिंग एरियाज, दोनों को ही हम इसमें पार्टिसिपेशन इसका होता है। क्लियर है। अब देखो सीक्वेंस एनोटेशन करते कैसे हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले द टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इनको हम रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, रिलेटिवली स्मॉलर साइज, छोटी छोटी साइज़ में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ी है तो उसको हम एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टोटल डीएनए को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये सारे स्टेप्स पढ़ोगे। तो अगर आपको यहाँ पे 100% नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करना, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन आइसोलेट द डीएनए, आइसोलेशन कैसे करते होंगे, डीएनए को कट कैसे करते होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट। अब कोई पेपर तो है नहीं कि सीजर उठाया और छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया। इनके लिए एक एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, जो डीएनए को कट कर सकते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोटल डीएनए को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स आर देन क्लोन। अब देखो क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको मान लो आपने एक डीएनए निकाला और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो फेल हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो स्पॉयल हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप उसकी क्या करा रहे हो, क्लोनिंग करा रहे हो। क्लोनिंग मतलब उसकी कॉपी करा लो। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रखा है ना, सेम एज यहाँ पे भी रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन आर्टिफिशियल मीन्स में होता है, मतलब दो वेक्टर का यूज़ करके, BAC और YAC। BAC का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस तरह से दो वेक्टर का आप यूज़ कर सकते हो, इन दोनों वेक्टर की हेल्प से आप क्लोनिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट है द फ्रेगमेंट्स आर देन सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तब तो बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम इन फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग आराम से बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। और ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स होते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर, उनके मेथड पे ये काम करता है, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर का जो मेथड है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने ये क्या करते हैं कि जो डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, उसको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंड को दूसरे किसी डीएनए से हाइब्रिडाइज करवा लेते हैं,
ठीक है। वो रेडियो एक्टिव होता है। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मिसेल्सन एंड स्थाल का, नहीं, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का। मार्था चेज ने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव बना लिया था 32 फास्फेट और 35 सल्फर का यूज़ करके। सेम एज ये भी, इन्होंने भी यही किया था कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उनको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर लिया था, और उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से लेबल कर लिया था, मतलब उसको भी रेडियो एक्टिव बना लिया था। तो इस तरह से इनका फ्रेडरिक सेंगर का ये मेथड था, ठीक है। उसी पे बेस्ड है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, मैनुअल काम नहीं करते, मतलब वो डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं, उसमें जैसे ही हम उसको सारी इन्फॉर्मेशन को उसमें इंसर्ट करते हैं हमें सीक्वेंसेस के बारे में पता लग जाता है। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एक डायग्राम का सीक्वेंस बना हुआ है कि एक सेल है, सेल से क्रोमोसोम निकला, क्रोमोसोम से डीएनए निकले, डीएनए को कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से ऐड कर दिया तो उसमें सीक्वेंसिंग पता लग जाती है, ATCG। इस तरह से सीक्वेंसिंग का मतलब यही है कि किस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो किस फॉर्म में अरेंज हैं, वही सीक्वेंसिंग है। द सीक्वेंस वर देन अरेंज। अब उन सीक्वेंसेस को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बेसिस ऑन सर्टेन ओवरलैपिंग रीजन। ये सर्टेन होगा, यहाँ पे इसको टेरेन है, ये सर्टेन है, CER कर लेना, सर्टेन ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग मतलब आप समझ ही रहे हो, ओवरलैपिंग मतलब एक के बाद एक, मतलब वो रिपीटिशन होगा, ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। दिस रिक्वायर जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। मतलब जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेज हैं जो एक के बाद एक बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम लेके क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया दिस इज़ अ ब्लाइंड अप्रोच, इसमें हम पूरे डीएनए को ले रहे हैं, ठीक है। तो पूरे डीएनए को ले रहे हैं तो बहुत सारे सीक्वेंसेस हमारे जीनोम में रिपीट होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे जीनोम का जो पार्ट है वो नॉन कोडिंग एरियाज़ है, ये मैंने बताया। उस नॉन कोडिंग एरियाज़ में सीक्वेंसेस बहुत कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स या रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम अभी मैंने बताया कि उसके बारे में कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो अलाइन करते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को, अलाइन मतलब पूरी तरह से रिवील करते हैं, बताते हैं। these sequences were annotated, उनको बाद में असाइन एनालिसिस करेंगे एंड असाइन टू रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम। जैसे मान लो आपने सेल से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, इस तरह से क्रोमोसोम 1 से कोई आपने डीएनए निकाला और उसमें पता लगा लिया कि ये सीक्वेंसेस हैं, तो आप उसको अलॉट कर दोगे कि ये सीक्वेंसेस किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 1 पे प्रेजेंट है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, दीज सीक्वेंसेस वर एनोटेटेड एंड असाइन टू द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम, और उसको रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम पे असाइन कर देंगे कि इसी क्रोमोसोम का ये पार्ट है। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टास्क टू असाइन द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। अब हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने गूगल मैप जानते हो, गूगल मैप सब लोगों ने सुना होगा या यूज़ भी किया होगा। तो गूगल मैप में हम क्या देखते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे आपको मान लो कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपने उसको टाइप करते हो, उस टाइप जब करते हो तो आपको लैंडमार्क बताता है कि यहाँ पे बैंक है, बैंक के बगल में ये है, ठीक है। तो इस तरह से मैपिंग नहीं करते हैं जैसे आप गूगल मैप करते हो, सेम एज यहाँ पे भी हम डीएनए की फिजिकल मतलब जीनोमिक मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग मतलब कौन सा जीन कहाँ पे या कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी मैपिंग करना, फिजिकल मैपिंग करना, उसकी डिस्टेंस को पता लगाना कि कोई जीन किसी जीन से कितनी डिस्टेंस पे है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से मैपिंग करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये देखो एक नया टर्म है तुम्हारे लिए, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जब भी हमारा कोई भी मतलब जेनेटिक सिस्टम होता है तो उसमें वेरिएशन भी आते हैं। जैसे जो वेरिएशन हमारे फादर या मदर में है वही वेरिएशन हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे अंदर जो वेरिएशन होंगे वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी को बुलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अगर जेनेटिक मटेरियल जीनोम में कोई भी वेरिएशन है तो वो वेरिएशन ट्रांसफ़र भी होगा, तो उसी को बुलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको पता है एंडोन्यूक्लियस, अभी मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा कि रिकॉग्निशन साइट्स क्या होते हैं। देखो जैसे कोई सीजर है या कोई भी चीज़ आपको कट करनी है, ठीक है, आपको बोला गया कि एक पार्ट कट करना है, तो आप उसको क्या कर लेते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये पार्ट है, इसी को कट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो और उसी को बार बार कट कर रहे हो, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं,
जैसे आपने कोई मान लो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया, तो वो पूरे डीएनए को थोड़ा ना कट किया करेगा, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करेगा, तो उसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज साइट। एंड सर्टेन रिपीटेटिव डीएनए, अभी मैंने आपको बताया ना रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस जो बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, जिनको हम माइक्रोसैटेलाइट्स बोलते हैं। ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को क्या बुलाते हैं, माइक्रोसैटेलाइट्स बुलाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ तक ये टास्क समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपको अभी एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अब आराम से ध्यान से समझो, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद उनको हम स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। किसकी हेल्प से डिवाइड कर लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, जो डीएनए को कट कर देते हैं। कट करने के बाद उनकी क्लोनिंग करा लेंगे। क्लोनिंग कराने के बाद उनका एनोटेशन करेंगे। एनोटेशन के लिए हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो किसके मेथड पे काम करते हैं, फ्रेडरिक सेंगर के मेथड पे काम करते हैं। फिर जब हमें सीक्वेंसेस के बारे में पता लग जाएगा तो हम उसको क्रोमोसोम नंबर पे अलॉट कर देंगे, उनकी मैपिंग कर लेंगे। बाद में उनकी क्या कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे कि वो लोकेटेड कहाँ पे हैं। फिर अगर हमें उनकी मैपिंग जब करनी होती है तो हम किसकी हेल्प ले लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि आपको दिख तो रहा नहीं है कि कौन सा जीन कौन सा सीक्वेंसेस कहाँ पे हैं। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जब आप इनको यूज़ करोगे ना तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करके आपको दे देंगे, मतलब दे नहीं देंगे, मतलब उसको कट कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये सीक्वेंस कट हो गया। तो ये सीक्वेंस मतलब कट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये सीक्वेंस लगा हुआ था। बात समझ में आई? जैसे आपने आँख बंद करके अगर कोई भी चीज़ कट की, ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ आपने कोई कुकुम्बर ले लिया या कोई भी पार्ट ले लिया, उसको कट किया। कट करने के बाद जब आप देखोगे तो आपने ये पार्ट कट किया, समझ में आया नहीं? ठीक है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को इस तरह से अपनी नाइफ को चलाएंगे तो ये पार्ट कट होगा, थोड़ा सा नीचे चलाएंगे तो ये पार्ट कट होगा, तो आप उसको क्या कर ले रहे हो, रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो। सेम एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस को ही कट करते हैं। ठीक है, जब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करोगे तो वो पूरे डीएनए को कट नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1, ठीक है, ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। यहाँ का कुछ पार्ट आपको मैंने बताया ना कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, इसीलिए यहाँ पे 100% समझ में नहीं आएगा। EcoR1, ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एक सीक्वेंस को कट करता है जिसका नाम है GAATTC, मतलब ये केवल इसी सीक्वेंस को कट करेगा, GAATTC। पूरे डीएनए में जहाँ पे भी ये सीक्वेंस लगे होंगे वो केवल इसी को कट करेगा। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं कि ये सीक्वेंस कट करता है, तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम मैपिंग करने में ईजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से दिस इज़ अबाउट द मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी के बारे में हो गया कि किस तरह से हम दो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। पहला क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, और एक और मैंने क्या बताया था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम केवल कुछ ही डीएनए पे फोकस करते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? आरएनए के फॉर्म में, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो अभी हमने पढ़ा प्रोसीजर पूरा, ये किसके लिए है? सीक्वेंस एनोटेशन, ब्लाइंड अप्रोच। इसमें हम पूरे डीएनए को ले लेते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेलिएंट फीचर ऑफ एचजीपी। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपके इस टॉपिक का कि क्या क्या फीचर हैं एचजीपी के। जब भी हमने एचजीपी को कंप्लीट किया, मतलब 2003 में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। दीज आर द फीचर। ह्यूमन जीनोम कंटेन, अभी तक हमें क्या पता था कि 3.3 × 10⁹ बेस पे है, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट पता लग गया कितने होते हैं, 3164, मतलब 3164.7 मिलियन बेसेस होते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमें पता लग गया कि इतने बेसेस होते हैं, जो अभी तक हमें क्या पता था कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। एवरेज जीन कंटेंट्स ऑफ 3000 बेसेस। अगर कोई एक जीन है तो लगभग उसके अंदर कितने बेसेस हो सकते हैं? 3000 बेसेस हो सकते हैं। ठीक है, आज अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। ये आप जानते हो, आपने एक डिसऑर्डर पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद है ना? ठीक है, इट इज़ अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। जिस जीन से वो काज होता है ना, उसी का नाम है डिस्ट्रोफिन। इसमें सबसे ज़्यादा बेसेस होते हैं, याद रखना। ठीक है, कितने बेसेस होते हैं इस जीन में? 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं।
तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो किस जीन्स में होते हैं, डिस्ट्रोफिन में। सबसे लार्जेस्ट जीन हम कह सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेसिस। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ जीन, जो अभी तक हमें पता था कि 50,000 होते हैं, 60,000 हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट हमें पता लग गया कि 30,000 जीन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, अभी मैंने बताया ना हमारे जीनोम का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कौन बनाता है, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस बनाते हैं जो बार बार रिपीट होया करते हैं, जैसे एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, यही सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो हमारे जीनोम का सबसे लार्ज पार्ट कौन बना रहा है, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, उसके बाद लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन में, ये भी मैंने बता दिया था कि हमारे जीनोम में जो सबसे मतलब जो कोडिंग वाला पार्ट है वो सबसे कम है और जो नॉन कोडिंग एरियाज़ है वो ज़्यादा है। तो अगर कोई नॉन कोडिंग एरियाज़ के परसेंटेज बताओ पूछेगा तो क्या बताओगे, 98%, और जो कोडिंग एरियाज़ हैं उनकी उनकी परसेंटेज कितनी है, 2%। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है 1.4 मिलियन साइंटिस्ट ने ऐसी लोकेशन ट्रेस की है जहाँ पे हमें एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने एक पिक्चर लगा दी है, इस पिक्चर में देखो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे 3 इंडिविजुअल हैं, मैंने यहाँ पे 3 इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया है, 3 इंडिविजुअल हैं, तीनों इंडिविजुअल के जो डीएनए हैं उनकी सीक्वेंसिंग देखो है GCA इस तरह से, लेकिन देखो 3 सीक्वेंसेस पे AGT, इस सीक्वेंस पे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसी कितनी लोकेशन साइंटिस्ट ने पता लगाई है, 1.4 मिलियन लोकेशन, जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंगल मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, वेरिएशन। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशन ट्रेस की गई है जहाँ पे केवल एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इस स्निप से मतलब जो SNPS है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर ये SNPS हो सकते हैं। अगर वो SNPS मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंसेस सेम हैं और किस में हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये सैलिएंट फीचर हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सैलिएंट फीचर 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मेथोडोलॉजी बता दी और आपको सैलिएंट फीचर बता दिया। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। क्या क्या एप्लीकेशन है HGP के, हम अब इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस हैं। आपको मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे बेनिफिट्स ही होते हैं, बहुत सारे मिसयूज़ भी हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो सब क्या है, देखो, हैविंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीनोम will enable a radically new approach to biological research। जब हमें पूरे सीक्वेंसेस के बारे में पता लग जाएगा तो हमारी जो अप्रोच होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी, ठीक है, ताकि हम बायोलॉजिकल रिसर्च बहुत स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी करते हैं लेकिन अभी हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन हमें जब पूरे सीक्वेंसेस के बारे में पता लग जाएगा तो रिसर्च भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द जीन्स इन अ जीनोम और न्यूक्लियोटाइड्स द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन ट्यूमर कैन बी स्टडीड। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी अगर मान लो जीनोम है वो ट्यूमर काज कर रहा है, ठीक है, ऑर्गन में कोई फंक्शन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। तो जीन्स के क्या रोल हैं ट्यूमर में, ऑर्गन में, ठीक है, टिश्यू में, वो सारी चीज़ें हम इसके हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इट विल बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हाउ द एनॉर्मस नंबर ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर। ये भी हमें पता लग जाएगा कि कितने सारे जीन्स हैं, कितनी सारी प्रोटीन्स हैं जो एक साथ मिल के हमारे जो प्रोसेस हैं उसको एकम्पलिश करती हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसका मतलब है हमें केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, किसके हेल्प से, HGP की हेल्प से। क्लियर है, तो इस तरह से एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस भी हो गए। अभी आप जब नेक्स्ट टॉपिक DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ोगे तो DNA फिंगरप्रिंटिंग भी एक एप्लीकेशन है किसका, HGP का। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो हम नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट सेशन में ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताएंगे, वैसे तो वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको आप 1 या 2 बार देख लोगे तो आराम से समझ में आएगा। देखो, जब आप टॉपिक को डेलिबरेटली समझने के लिए बैठोगे तो समझ में आएगा, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही मूड बना लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ सकता।
मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ आपको नहीं समझ में आ सकता। लेकिन अगर आप ये माइंड मेकअप करके बैठे हो कि आपको समझना है, तो मेरे जो पॉइंट्स हैं, मेरे जो एग्जांपल्स हैं, उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ और आई रिक्वेस्ट यू ऑल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, स्टडी वेल, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए और असाइनमेंट जरूर सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, दैट एनकरेज मी। एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो ऑनेस्टली देखिए और पूरी देखिए, ठीक है। ये नहीं कि आए थोड़ा सा देखे बस बंद कर दिया। इसमें मैं एक गाना ही गा सकता हूँ ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं गाता, मेरा थोड़ा ना कुछ होगा, आपका ही घाटा होगा। कल के जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको कहोगे मैंने पढ़ा ही नहीं। जब आपने पूरी वीडियो देखी ही नहीं तो आपको कैसे पता लग जाएगा। क्लियर है? तो सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।